नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। ये कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं, बल्कि एक परीक्षा की तैयारी के लिए बनाई गई गाइड है। नाम है इसका MJC4 पॉलिटिकल साइंस परीक्षा मार्गदर्शन, जिसे डॉक्टर संतोष कुमार ने तैयार किया है। अब शायद ये सवाल उठे कि हम एक एग्जाम गाइड पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मिशन ये समझना है कि ये गाइड एक छात्र को भारतीय लोकतंत्र की कहानी कैसे सुनाती है। ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये एक नक्शा है कि भारत अपनी अगली पीढ़ी को अपनी राजनीति के बारे में क्या सिखाना चाहता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, इसमें कौन से हीरो और विलन है और इसका क्लाइमैक्स क्या है। चलिए इस कहानी को परत भर परत खोलते हैं। तो आपने इसे कहानी कहकर बहुत दिलचस्प बना दिया, और ये सच भी है। ये गाइड हमें बताती है कि भारतीय लोकतंत्र की कहानी की बुनियाद क्या है और उसके सबसे बड़े तनाव क्या हैं, और जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण, मूल्यांकन, वो साफ इशारा करते हैं कि छात्रों से सिर्फ कहानी सुनने की नहीं, बल्कि उसके किरदारों पर सवाल उठाने की भी उम्मीद की जा रही है। तो कहानी का पहला अध्याय है राजनीतिक दल और लोकतंत्र, और खुलते ही एक बड़ा दमदार डायलॉग आता है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ है। लोकतंत्र की रीढ़, ये तो बहुत बड़ा दावा है ना? आज के जमाने में जब लोग पार्टियों पर, नेताओं पर इतना कम भरोसा करते हैं, क्या ये नजरिया छात्रों को थोड़ा किताबी नहीं लगेगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और शायद यही इस गाइड का असली मकसद है। ये छात्रों को आज की हकीकत और संविधान के आदर्श के बीच का जो फर्क है, उस पर सोचने पर मजबूर कर रही है। गाइड ये नहीं कह रही कि पार्टियां परफेक्ट हैं, बल्कि ये कि उनके बिना लोकतंत्र का ढांचा ही खड़ा नहीं हो सकता। सोचिए, पार्टियों के बिना चुनाव कैसे होंगे? सरकार कौन बनाएगा? नीतियां कैसे बनेंगी? हाँ बिल्कुल, वो एक जरूरी माध्यम है, भले ही उस माध्यम में कितनी भी खामियां क्यों ना हो। मतलब अच्छा हो या बुरा, इनके बिना गुजारा नहीं। हाँ, और गाइड में जिस एक बड़े सवाल पर सबसे ज्यादा जोर है, वो है भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। हाँ, और यहाँ आलोचनात्मक शब्द ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि छात्र को एक वकील की तरह दोनों पक्षों की दलीलें रखनी हैं। एक तरफ पार्टियां लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया से जोड़ती हैं, अलग अलग विचारों को एक मंच देती हैं। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ यही पार्टियां भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वो समाज को बांटने वाली राजनीति का अड्डा भी बन सकती हैं। और यहीं पर भारत की बहुदलीय प्रणाली की जटिलता सामने आती है। बहुदलीय प्रणाली मतलब वो सिस्टम जहां सिर्फ दो बड़ी पार्टियां नहीं, बल्कि दर्जनों राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्ता के लिए लड़ते हैं। ये एक राजनीतिक खिचड़ी की तरह है, जिसमें हर चीज का अपना स्वाद होता है। बिल्कुल सही उपमा है, और इस खिचड़ी में संतुलन बनाना ही भारतीय राजनीति का असली खेल है। ये गाइड छात्रों को यही समझा रही है कि आपको सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को नहीं, बल्कि जैसे तमिलनाडु की DMK या पंजाब के अकाली दल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत और उनकी भूमिका को भी समझना होगा। तो अगर राजनीतिक दल इस लोकतंत्र की गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो ये गाड़ी चलती किस सड़क पर है? जाहिर है, चुनावों की सड़क पर। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, चुनाव और निर्वाचन आयोग। दिलचस्प बात यह है कि गाइड इसे परीक्षा का सबसे स्कोरिंग हिस्सा कहती है। मतलब साफ है, सिस्टम चाहता है कि छात्र लोकतंत्र की इस मशीनरी को बहुत अच्छे से समझें। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ा चौंका रही है। जब गाइड मतदान व्यवहार यानी वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करती है, तो लिस्ट देखिए, जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और मीडिया। एक मिनट, क्या ये गाइड सीधे सीधे ये नहीं कह रही कि लोग विकास या पॉलिसी पर नहीं, बल्कि इन चीजों पर वोट करते हैं? क्या ये लोकतंत्र की एक तरह से आलोचना नहीं है? देखिए, ये आलोचना से ज्यादा एक सच्चाई का स्वीकार है। गाइड ख्याली दुनिया में नहीं जी रहे, वो छात्रों को बता रही हैं कि भारतीय समाज की जो सच्चाई है, वो वोटिंग बूथ के अंदर भी दिखाई देती है। ये कहना कि कोई भी वोटर इन पहचानों से पूरी तरह आजाद होकर वोट करता है, शायद भोलापन होगा। अच्छा, गाइड का मकसद छात्रों को निराश करना नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझाना है कि लोकतंत्र इन सामाजिक सच्चाइयों के बीच कैसे काम करता है। और शायद इसीलिए निर्वाचन आयोग की भूमिका इतनी अहम हो जाती है। वो इस जटिल खेल का रेफरी है। सिर्फ रेफरी नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर रेफरी। गाइड में निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के तौर पर दिखाया गया है, और उसकी भूमिका के मूल्यांकन पर सवाल पूछा गया है। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि निर्वाचन आयोग क्या करता है,
बल्कि ये पूछ रहा है कि क्या वो अपनी भूमिका ठीक से निभा पा रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू करवाने से लेकर हेट स्पीच पर लगाम लगाने तक उसके सामने हर चुनाव में नई चुनौतियां होती हैं। सही बात है। ये हिस्सा छात्रों को लोकतंत्र की आदर्श तस्वीर और जमीनी हकीकत दोनों को एक साथ देखने पर मजबूर करता है। ठीक है, तो हमने लोकतंत्र की नींव और उसकी मशीनरी को समझ लिया, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक टकराव होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट, और यहाँ से गाइड हमें सीधे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े तनावों के बीच ले जाती है। अगली यूनिट का नाम है क्षेत्रवाद, अलगाववाद और विरोध की राजनीति। मेरे दिमाग में तो ये तीनों शब्द सुनकर खतरे की घंटी बजती है, लेकिन गाइड में एक लाइन है जो मुझे चौंका रही है। क्षेत्रवाद केवल नकारात्मक नहीं होता। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक बहुत ही मैच्योर पॉइंट है। आमतौर पर हम क्षेत्रवाद को देश तोड़ने वाली ताकत के रूप में देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये गाइड एक गहरा फर्क बता रही है। जब कोई राज्य अपने भाषाई या सांस्कृतिक अधिकारों के लिए या अपने हिस्से के संसाधनों के लिए आवाज उठाता है, तो वो क्षेत्रवाद है। ये लोकतंत्र में अपनी पहचान जताने का एक तरीका है। जैसे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना क्षेत्रवाद का एक सकारात्मक नतीजा था। और अलगाववाद इससे अलग कैसे है? अलगाववाद तब होता है जब कोई समूह देश से ही अलग होने की मांग करने लगता है। गाइड इसे साफ तौर पर राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती कहती है। अच्छा। तो छात्रों को ये बारीक लाइन समझाई जा रही है कि अपनी पहचान पर गर्व करना और देश से अलग होने की बात करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी यूनिट में जन आंदोलन का भी जिक्र है, यानी जो राजनीति संसद या विधानसभा में नहीं होती, वो सड़कों पर होती है। बिल्कुल, ये हिस्सा छात्रों को बता रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाना नहीं है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सिस्टम के अंदर नहीं सुनी जा रही, तो वे बाहर आकर अपनी बात कहते हैं। चाहे वो 70 के दशक का जेपी आंदोलन हो, अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या हाल के किसान आंदोलन हो, ये लोकतंत्र का एक जीवंत और कभी-कभी थोड़ा अशांत लेकिन बहुत जरूरी पहलू है। अब कहानी एक और भी ज्यादा संवेदनशील मोड़ पर आती है। यूनिट 4, धर्मनिरपेक्षता और पहचान की राजनीति। गाइड खुद कहती है कि ये यूनिट विश्लेषणात्मक उत्तर मांगती है। मतलब यहाँ रटे रटाए जवाब नहीं चलेंगे, और इसमें एक बहुत खास बिंदु पर ध्यान देने को कहा गया है, पश्चिमी और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर। ये हमेशा एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। आखिर ये फर्क है क्या? और ये फर्क बहुत बड़ा और भारतीय राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। पश्चिमी मॉडल, खासकर अमेरिकी मॉडल में धर्म और सरकार के बीच एक मजबूत दीवार है। दीवार? हाँ, मतलब सरकार धर्म के मामले में और धर्म सरकार के मामले में कोई दखल नहीं देगा। इसे सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट कहते हैं। और भारत में? भारत का मॉडल अलग है। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। यहाँ दीवार नहीं है। जरूरत पड़ने पर राज्य समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे छुआछूत को खत्म करना या 3 तलाक पर कानून बनाना। हमारा संविधान सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने की बात करता है, उनसे पूरी तरह अलग थलग रहने की नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। और इसी से जुड़ा है पहचान की राजनीति का मुद्दा। गाइड में एक लाइन है, पहचान की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है। ये तो हम रोज देखते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा नकारात्मक तरीके से ही प्रभावित करती है? ये एक डबल साइडेड तलवार की तरह है। जब कोई हाशिए पर खड़ा समूह जैसे दलित या आदिवासी अपनी पहचान के आधार पर एकजुट होकर अपने अधिकार मांगता है, तो ये पहचान की राजनीति का एक सकारात्मक और सशक्तिकरण वाला रूप है। लेकिन जब यही पहचान दूसरे समूहों के खिलाफ नफरत फैलाने या वोट बैंक बनाने का जरिया बन जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल। छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे इस जटिलता को समझें। तो इन सब का निचोड़ क्या है? हमने लोकतंत्र की मशीनरी देखी, उसके टकराव देखे, तो इस कहानी का मकसद क्या है? और यहीं हम आखिरी यूनिट पर आते हैं जो इन सब को एक धागे में पिरोती है। यूनिट 5 है हाशिए पर खड़े वर्ग और संवैधानिक प्रावधान। इसका पूरा फोकस सामाजिक न्याय पर है, और इसमें एक बहुत शक्तिशाली कथन है। एक ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में, सामाजिक न्याय लोकतंत्र का आधार है।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो पूरे संविधान का सार लगता है। इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए। देखिए, लोकतंत्र का एक मतलब है राजनीतिक समानता, यानी एक व्यक्ति एक वोट। हाँ। अमीर हो या गरीब, सबका वोट बराबर है। लेकिन अगर समाज में भारी असमानता हो, कुछ तबके सदियों से पिछड़े हुए हों, तो क्या सिर्फ वोट का अधिकार दे देना काफी है? ये गाइड कहती है नहीं। असली लोकतंत्र तब है जब सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो। और इसीलिए आरक्षण जैसे प्रावधानों पर इतना जोर दिया गया है। बिल्कुल, ये संवैधानिक प्रावधान जैसे आरक्षण सिर्फ रियायतें नहीं हैं, वे उस सामाजिक न्याय को हासिल करने के औजार हैं। ये छात्रों को ये समझा रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक मकसद भी है। अच्छा। और वो मकसद है एक बराबरी वाले समाज का निर्माण करना। बिना सामाजिक न्याय के राजनीतिक लोकतंत्र खोखला महसूस हो सकता है। और इस पूरी सैद्धांतिक यात्रा के बाद गाइड कुछ बहुत ही व्यवहारिक परीक्षा की रणनीति बताती है। जैसे हर यूनिट से एक लंबा उत्तर तैयार करो, उत्तर में परिभाषा प्लस उदाहरण प्लस वर्तमान संदर्भ का इस्तेमाल करो। ये तो सिर्फ परीक्षा पास करने की तरकीब नहीं लग रही, ये तो सोचने का एक तरीका सिखा रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये रणनीति हमें सिखाने के तरीके के बारे में बताती है। ये रटने की बजाय एक संरचित समझ बनाने पर जोर देती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्तमान संदर्भ पर जोर देना। ये छात्रों को किताबी ज्ञान को आज की अखबार की हेडलाइन से जोड़ने के लिए मजबूर करता है। मतलब जब वे चुनाव सुधार पर लिखें तो हाल के किसी चुनाव का उदाहरण दें, जब वे जन आंदोलन पर लिखें तो हाल के किसी बड़े आंदोलन का जिक्र करें। हाँ, इससे विषय जीवंत हो जाता है। ये सीखने को मतलब प्रासंगिक बनाता है। ये असल में एक छात्र को एक जागरूक नागरिक में बदलने की प्रक्रिया है, जो सिर्फ सिद्धांतों को जानता नहीं बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया में घटते हुए देख भी सकता है। तो हमने इस परीक्षा गाइड के जरिए भारतीय लोकतंत्र की कहानी को समझा। कहानी शुरू हुई राजनीतिक दलों और चुनावों की नींव से, फिर हम क्षेत्रवाद और पहचान के राजनीति के टकरावों से गुजरे और आखिर में सामाजिक न्याय के मकसद तक पहुंचे। ये गाइड सिर्फ एक स्टडी मटेरियल से कहीं ज्यादा है। ये एक आईना है जो दिखाता है कि एक राष्ट्र अपनी आने वाली पीढ़ी को उसकी जटिल राजनीतिक पहचान के बारे में कैसे सिखाता है। उसकी संस्थाएं, उसके संघर्ष और उसके सबसे ऊंचे आदर्श। ये दिखाता है कि छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे सिर्फ वोटर न बने बल्कि अपने लोकतंत्र के जागरूक विश्लेषक भी बने। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। गाइड में साफ तौर पर बताया गया है कि जाति, धर्म और मीडिया जैसे कारक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्रभाव कब हेरफेर या मैनिपुलेशन में बदल जाता है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था या एक वोटर खुद को इससे कैसे बचा सकता है। इस सवाल का जवाब शायद किसी परीक्षा गाइड में ना मिले, ये हमें और आपको खुद खोजना होगा।